नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है जाने माने खेल विशेषज्ञ और कमेंटेटर कुलविंदर सिंह कंग जी को। कुलविंदर जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार आनंद और सभी सुनने वालों को भी। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा करें आपसे, इससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन टेनिस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल लाइनअप तय। वर्ष के अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन के लिए जारी हुई रैंकिंग। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच आज खेला जाएगा पहला 2020 क्रिकेट मैच और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कल प्रदान किए जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं टेनिस की। वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन टेनिस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल लाइनअप तय हो गए हैं। पुरुष वर्ग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच का सामना स्पेन के रोबर्टो बतिस्ता अगुट से होगा। जोकोविच 8वीं बार टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। दूसरे सेमीफाइनल में कनाडा के मिलोस राउनिच और ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास आमने सामने होंगे। कौन दो खिलाड़ियों को आप फाइनल में देखते हैं? देखिए, जैसा कि रिकॉर्ड से लग रहा है आनंद की जोकोविच नंबर 1 है और 8वीं बार वो फाइनल में पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं टाइटल के लिए जी। तो मुझे लग रहा है कि दूसरे सेमीफाइनल में, जो कि आज रात को ही होना है, जोकोविच है। और दूसरी तरफ मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कड़ी टक्कर होगी ग्रीस और कनाडा के खिलाड़ियों के बीच और कुछ भी हो सकता है, नजदीकी मामला रहेगा। जी, 8वीं बार जोकोविच यहां पर सेमीफाइनल में पहुंचे हैं और जैसा कि हम सबको पता है कि 31 तारीख से जो है वो यूएस ओपन शुरू हो रहा है। तैयारी के लिहाज से महत्वपूर्ण टूर्नामेंट। बिल्कुल। और देखिए, ये यूएस ओपन का एक तरह से प्रैक्टिस मैचेस हो रहे हैं जी। ये जो छोटे फॉर्मेट का है टूर्नामेंट, और यूएस ओपन के फॉर्मेट को भी छोटा किया गया। पहले अब राउंड ऑफ 32 रह गया है और इसमें मैं समझता हूं कि कई खिलाड़ियों ने अपने नाम भी वापस लिए। तो ये कोरोना महामारी की वजह से हर टूर्नामेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन यूएस ओपन में अच्छी तैयारी, जोकोविच की अच्छी तैयारी, यहां भी वो उम्मीद है कि टाइटल जीतेंगे और यूएस ओपन में भी बहुत अच्छा करेंगे। महिला वर्ग में जापान की नाओमी ओसाका बेल्जियम की एलिस मोर्टेंस की चुनौती का सामना करेंगी, जबकि ब्रिटेन की योहाना कोंटा बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका के खिलाफ फाइनल में जगह बनाने के लिए टेनिस कोर्ट पर उतरेंगी। कुलविंदर जी, इस टूर्नामेंट के साथ साथ ओसाका लाइमलाइट में बनी रही। पहले उन्होंने नस्लीय मामले को लेकर टूर्नामेंट से वॉकआउट किया और एक दिन के बाद फिर वापसी भी की। कैसे देखते हैं इसको? देखिए आनंद, ये बहुत ही दुखद बात है कि आप खेलों को राजनीति के साथ जोड़ें किसी भी तरीके का। मैं ये नहीं कह रहा कि ये एक राजनीति है, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन अगर आप खेलों के साथ ऐसे मुद्दों को जोड़ेंगे तो खेल प्रभावित होंगे। बड़ी मुश्किल से तो खेल दोबारा शुरू हो रहे हैं। खेलों की दुनिया राजनीति से अलग रहनी चाहिए ताकि और तरक्की कर सके। आपको याद होगा 1980 के मास्को ओलंपिक यूएस ने बहिष्कार किया उनके साथियों ने, और 84 में जब लॉस एंजलिस में ओलंपिक हुए तब रशिया और उनके साथियों ने बहिष्कार किया। तो बहिष्कार का सिलसिला तो बहुत लंबा है। इसको जितना जल्दी रोका जा सके और जितना इन दोनों को, राजनीति और खेल को अलग किया जा सके, वो खेल के सेहत के लिए, खिलाड़ियों के लिए बेहतर है। अगर मान लीजिए राजनीतिक आधार पर कोई इस तरह का फैसला लिया जाता है तो उन खिलाड़ियों का सोचिए जो निकट भविष्य के लिए तैयारियां कर रहे हैं, उभर कर सामने आना चाहते हैं, और उनको अचानक काफी साल का बिल्कुल एक समय ऐसा ना मिले जिसमें वो खेल सके। आपको याद होगा विश्व युद्ध, दादा ध्यानचंद कितने आगे ओलंपिक खेल जाते अगर 36 के बाद विश्व युद्ध ना होता तो। जी बिल्कुल, और अब देखना होगा कि नाओमी ओसाका किस तरह का प्रदर्शन करती हैं, क्योंकि सभी की निगाहें उन पर ही टिकी होंगी। वर्ष के चौथे और अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन के लिए ड्रॉ जारी हो गया है। खिलाड़ियों की रैंकिंग जारी हो गई है। क्या कुछ है इस रैंकिंग में, आइए सुनते हैं दीपिका की इस रिपोर्ट में। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को 31 अगस्त से शुरू होने वाले वर्ष के अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल में, जबकि कैरोलिना प्लिस्कोवा को महिला वर्ग में शीर्ष वरीयता दी गई है। ड्रॉ के मुताबिक सर्बिया के जोकोविच पहले दौर में दामिर जजुमहूर से भिड़ेंगे, जबकि चेक गणराज्य के प्लिस्कोवा का सामना अनहेलिना कालिनिना से होगा। डेविड गोफिन भी जोकोविच के हाफ में हैं, जिनका पहले दौर में रिले ओप्लिका से सामना होगा। 5वीं वरीयता प्राप्त अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना 2017 यूएस ओपन के उप विजेता केविन एंडरसन से होगा। 4थी वरीयता प्राप्त स्टेफानोस सित्सिपास को पहले दौर में स्पेन के रामोस विनोलास की चुनौती से पार पाना होगा। 3री वरीयता प्राप्त दानिल मेदवेदेव 2019 के सेमीफाइनलिस्ट और 6ठी वरीयता प्राप्त माटेओ बेरेटेनी की चुनौती का सामना करेंगे। 2री वरीयता प्राप्त डोमिनिक
थिएम जापान के योशिहितो निशिओका के खिलाफ पहले दौर के मुकाबले खेलेंगे। महिलाओं के ड्रॉ में पिल्सिकोवा के हाफ में 8वीं वरीयता प्राप्त पेट्रा मार्टिच और 2016 यूएस ओपन चैंपियन एंजेलिक कर्बर भी हैं। चौथी वरीयता प्राप्त नाओमी ओसाका का सामना जापान की ही मिसाकी डोई से होगा। युवा खिलाड़ी कोको गॉफ पहले दौर में अनास्तासिया सेवस्तोवा का सामना करेंगी। तीसरी वरीयता प्राप्त सेरेना विलियम्स, मेडिसन कीज, अमांडा अनिसिमोवा और सिलोन स्टीफेंस एक ही क्वार्टर में हैं। सेरेना और सिलोन स्टीफेंस तीसरे दौर में एक दूसरे के आमने सामने हो सकती हैं। वीनस विलियम्स 20वीं वरीयता प्राप्त कैरोलिना मुचोवा के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी। यूएस ओपन 31 अगस्त से 13 सितंबर तक खेला जाएगा। दीपिका शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। पुरुष वर्ग में कई बड़े खिलाड़ी नहीं और महिलाओं में भी यही हाल है। कौन फेवरेट है आपका? देखिए, एक दो उलटफेर तो देखने को मिलेंगे, वो हर बड़े टूर्नामेंट में होता है जी। यह जोकोविच को जो एक प्रैक्टिस मिल रही है, मैं समझता हूं कि उनका पलड़ा पुरुष वर्ग में भारी रहेगा। और सबसे बड़ी मजेदार बात देखने वाली होगी जब विलियम्स सिस्टर्स खेलेंगी, शायद उनका आपस में भी सामना हो जैसा रिपोर्ट में कहा गया। तो मैं समझता हूं कि टेनिस के हिसाब से देखा जाए तो जो बड़े नाम जिनको रैंकिंग ऊपर दी गई है उनका ही आगे पहुंचने की संभावनाएं हैं और एक या दो उलटफेर देखने को मिल सकते हैं दोनों वर्गों में, चाहे वो पुरुष है चाहे वो महिला वर्ग। सेरेना का कितना दमखम देखते हैं? क्या उस तरह का प्रदर्शन कर पाएंगी जैसा नाम है उनका? देखिए, एक लंबे समय तक वो बाहर रही थी खेल से, उसके बाद लौट कर आई हैं। लौट के उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है और मैं समझता हूं सेरेना वीनस से तो बहुत अच्छा कर रही हैं और मैं समझता हूं कि वो पूरी कोशिश करेंगी कि एक मातृत्व की छुट्टी के बाद शायद वो वापस लौट के आई थी और उसके बाद उनको ये मौका मिला है एक बड़ा साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम जीतने का, तो कोशिश करेंगे कि वो इसमें सबके ऊपर भारी पड़े। 31 अगस्त से ये यूएस ओपन शुरू हो रहा है और जैसे जैसे ये मुकाबले शुरू होंगे वैसे वैसे स्पोर्ट्स स्कैन में हम आपको अपडेट देते रहेंगे। टेनिस की दुनिया से ब्रायन बंधु ने संन्यास की घोषणा की है। लंबे समय तक उन्होंने डबल्स मुकाबलों पर राज किया। क्या रहा उनका करियर, आइए सुनते हैं वीरेंद्र कौशिक की इस रिपोर्ट में। विश्व की पूर्व नंबर 1 जोड़ी और 16 ग्रैंड स्लैम खिताबों के विजेता अमेरिका के ब्रायन बंधु, बॉब और माइक ने अंतर्राष्ट्रीय टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। टेनिस में पुरुष डबल्स वर्ग की महान जोड़ी ब्रायन बंधुओं ने कल संन्यास की घोषणा की। दोनों ने अपनी घरेलू सरजमी पर साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन के शुरू होने से 4 दिन पहले ही टेनिस की दुनिया को अलविदा कहने का फैसला किया। यूएस ओपन 31 अगस्त से न्यूयॉर्क में शुरू होगा। ब्रायन बंधुओं ने पिछले वर्ष कह दिया था कि 2020 का साल टेनिस में उनके करियर का अंतिम वर्ष होगा। ब्रायन बंधुओं ने अपने सफल पेशेवर करियर में 119 खिताब जीते हैं, जिनमें 16 ग्रैंड स्लैम और 39 एटीपी मास्टर्स खिताब शामिल हैं। अपने चरम पर ब्रायन बंधुओं को रोकना नामुमकिन था। वो 2003 में पहली बार विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचे थे। ब्रायन बंधुओं ने 438 सप्ताह रैंकिंग में शीर्ष पर गुजारे। ब्रायन बंधुओं ने नंबर 1 टीम बनकर 10 सीजन तक राज किया। दोनों ने 2012 में लंदन ओलंपिक में डबल्स का स्वर्ण पदक और 2008 पेइचिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। माइक के नाम ओवरऑल 124 करियर खिताब हैं। बॉब और माइक के 16 ग्रैंड स्लैम खिताबों में 6 ऑस्ट्रेलियन ओपन, 2 फ्रेंच ओपन, 3 विंबलडन और 5 यूएस ओपन खिताब शामिल हैं। माइक ने अपने भाई के अलावा अन्य जोड़ीदार के साथ 2 और ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं, जिससे उनके 18 ग्रैंड स्लैम खिताब हो जाते हैं। माइक ने अन्य जोड़ीदार के साथ 1 विंबलडन और यूएस ओपन का खिताब जीता है। ब्रायन बंधुओं ने अमेरिका के लिए एक बार 2007 में डेविस कप और 4 बार वर्ल्ड टूर फाइनल खिताब जीता है। जुड़वा भाइयों में 2 मिनट बड़े माइक ने कहा कि हमें लगता है ये सही समय है। हमने इसे 20 वर्ष से अधिक समय दिया है और अब हम अपने जीवन के अगले अध्याय की तरफ बढ़ रहे हैं। हम इतने लंबे समय तक इस खेल को खेलने में सक्षम रहने के लिए खुद को बहुत भाग्यशाली मानते हैं। बॉब ने कहा कि हमें इस बात पर गर्व है कि हमने खुद को पूर्ण रूप से इस खेल के प्रति समर्पित किया और हर दिन अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। एक दूसरे के प्रति हमारी निष्ठा कभी कम नहीं हुई और हम पेशेवर टेनिस को बिना किसी पछतावे के साथ अलविदा कह रहे हैं। हम खिलाड़ियों के बीच होने वाली प्रतिस्पर्धा को याद करेंगे। हम बड़े मैच की तैयारी के उत्साह और प्रशंसकों के शोर शराबे के बीच खेलने के पलों को याद करेंगे। टेनिस की दुनिया में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी आते रहेंगे, लेकिन ब्रायन बंधुओं की कमी टेनिस कोर्ट पर लंबे समय तक प्रशंसकों को खलती रहेगी। वीरेंद्र कौशिक, स्पोर्ट्स स्कैन। कुलविंदर जी, जब कोई खिलाड़ी शुरुआत करता है तो उसका लक्ष्य होता है नंबर 1 रैंकिंग तक पहुंचना। 438 सप्ताह तक नंबर 1, एक युग का अंत।
बिल्कुल, मैं यही वर्ड यूज करने वाला था कि एक युग का अंत हो रहा है। आनंद सबसे बड़ी बात है, चाहे खेल हो चाहे कुछ भी हो, जहां कोई शुरुआत करता है एक शिखर पर पहुंचता है और आखिर में उसका एक जगह पूर्ण विराम लगता है। और बिल्कुल सही समय इन्होंने पहले कह दिया था कि 2020 हमारा आखिरी साल होगा और यूएस ओपन से कुछ दिन पहले इन्होंने कर दिया। और मैं समझता हूं कि कोरोना महामारी की वजह से भी थोड़ा असर हुआ होगा। शायद ये खेलते, लेकिन उन्होंने पहले कह दिया था, अपना पक्का मन बना लिया था। एक अध्याय खत्म हुआ है। अमेरिका में फैसिलिटी बहुत मिलती है, टेनिस खिलाड़ियों को पैसा बहुत मिलता है और उसका परिणाम देखिए, दोनों जुड़वा भाइयों ने जिस तरीके से आपकी रिपोर्ट बताती है कि बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, फिर डबल्स का स्वर्ण पदक लंदन में जीता। ये बहुत बड़ी बात है। इतने ग्रैंड स्लैम, इतने ज्यादा टूर्नामेंट, एक छत्र साम्राज्य उनका रहा है टेनिस में, डबल के मामले में। और मैं समझता हूं कि आने वाली जितनी भी पीढ़ी है, यूएस के जितने भी खिलाड़ी हैं या दुनिया भर के जितने भी खिलाड़ी हैं डबल्स के, वो उनकी वीडियो निकाल के जरूर देखेंगे ताकि वो अपने आप को वैसी कुछ योग्यता ला सके। शिखर पर पहुंचना एक बात है, लेकिन शिखर पर लंबे समय तक कायम रहना ही खिलाड़ियों को महान बनाती है। ब्रायन बंधु को उनके आने वाले जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। टेनिस के बाद अब बात करते हैं क्रिकेट की। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच पहला T20 मैच आज खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच आज से शुरू हो रही 3 2020 मैच की श्रृंखला के सारे मैच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर ही खेले जाएंगे। इंग्लैंड जहां 2020 रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरे नंबर की टीम है, तो लगातार हार के बाद पाकिस्तान तालिका में चौथे नंबर पर खिसक चुका है। बेन स्टोक्स, जो रूट, जोस बटलर की गैर मौजूदगी के बावजूद इंग्लिश टीम कागजों पर मजबूत लग रही है। कप्तान ओवेन मॉर्गन, डेविड मलान और जॉनी बैरस्टो किसी भी टीम की बखिया उधेड़ने में माहिर हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने नए कप्तान बाबर आजम की अगुवाई में एक नई शुरुआत करने जा रहा है। अब तक दोनों देश आपस में 15 बार एक दूसरे का मुकाबला कर चुके हैं, जिसमें 10 मैच इंग्लैंड ने तो 4 मुकाबले पाकिस्तान ने जीते हैं। एक मैच ड्रॉ भी रहा है। दोनों टीमों में किसका पलड़ा भारी देखते हैं? देखिए, आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए और परिस्थितियों के हिसाब से देखा जाए तो इंग्लैंड का पलड़ा मुझे भारी लग रहा है। यहां मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर ये कोरोना महामारी नहीं आई होती तो इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीमें T20 विश्व कप की तैयारी कर रही होती। अब उनको समय मिल गया है, वो आगे हो गया है और अब वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप देखिए, टेस्ट मैच में इंग्लैंड की जिस टीम ने शानदार प्रदर्शन किया, 10 साल के बाद सीरीज जीती, अब उसका एक भी खिलाड़ी इस T20 में नहीं है, सभी नए खिलाड़ी हैं और इयन मॉर्गन की कप्तानी में। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को तो ये फायदा नहीं मिलेगा, बट ऑस्ट्रेलिया उसके बाद आ रहा है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के ज्यादातर खिलाड़ी आईपीएल की प्रैक्टिस इस टूर्नामेंट में करेंगे। पाकिस्तान के अगेंस्ट उनको 3 टेस्ट में T20 खेलने हैं, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को भी आके 3 T20 और 3 वनडेयर खेलने हैं। तो मैं समझता हूं कि इंग्लैंड का पलड़ा भारी रहेगा। पाकिस्तान में किन खिलाड़ियों पर आप देखते हैं कि वो अपने प्रदर्शन से चौंका सकते हैं? देखिए, फखर जमां पर मुझे उम्मीद है, बाबर आजम कप्तान है, वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। और अगर बात की जाए, मोहम्मद रिजवान टेस्ट मैच में थे, बहुत अच्छा, क्योंकि 7 खिलाड़ी अभी भी इसमें रखे गए हैं जो टेस्ट मैच में खेले। पाकिस्तान के पास इतनी सुविधा नहीं थी कि वो एक पूरी टीम लेके जाता, क्वारंटाइन का चक्कर है, दूसरे मुल्क से आ रहे हैं। इंग्लैंड के पास ये सुविधा थी कि वो अपने ही देश में है, आप अलग अलग टीमें चुन सकते हैं। तो जो ऑप्शन थे, टेस्ट मैच के 6 खिलाड़ी यहां लिए गए हैं। तो मोहम्मद रिजवान से उम्मीद है, बाबर आजम से उम्मीद है, फखर जमां से उम्मीद है। और 2 खिलाड़ी ऐसे हैं इसमें जो पहले संस्करण में आईपीएल में खेले थे, वो थे मोहम्मद हफीज जो केकेआर के लिए खेले थे, और शोएब मलिक। शोएब मलिक बहुत लंबे समय से खेल रहे हैं और मैं समझता हूं कि 1991 से खेल रहे हैं, तो उनसे अब इतनी उम्मीद नहीं और शायद उनको मौका तीनों मैचों में ना मिले। लेकिन तेज गेंदबाजी मोहम्मद आमिर को देखना होगा जी, जिनको शामिल किया गया बाएं हाथ के, लेकिन वो अपनी कई दिक्कतों की वजह से टीम से अंदर बाहर होते रहे। तो तेज आक्रमण है, वहाब रियाज के ऊपर बहुत नजर रहेगी। और युवा टीम है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान T20 में नंबर 1 टीम रही है, अब जाके 4th पे आई। तो मैं समझता हूं कि किसी भी दिन वो किसी भी टीम को हरा सकती है और ये T20 का फॉर्मेट है ही ऐसा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 10:30 बजे शुरू होगा। क्या होगा इस मैच का परिणाम, कल हम आपको स्पोर्ट्स स्कैन में जरूर बताएंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी सीमित ओवर की श्रृंखला के लिए न्यूजीलैंड ने 17 सदस्यीय महिला टीम की घोषणा कर दी है। पूर्व कप्तान एमी सैटरवेट और ऑलराउंडर जेस वॉटिकन की वापसी हुई है। लेग स्पिनर डियाना डॉटी को पहली बार चुना गया है। पिछली बार सैटरवेट मां बनी थी और वो मातृत्व अवकाश के बाद वापसी कर रही हैं। वॉटिकन टीम के लिए 2018 में खेली थी। न्यूजीलैंड की महिला टीम श्रृंखला के लिए 9 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होंगी। टीम की कप्तानी सोफी डिवाइन कर रही हैं।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान करेंगे। कोरोना महामारी के कारण इतिहास में पहली बार ये पुरस्कार समारोह राष्ट्रपति भवन से वर्चुअल समारोह के जरिए दिए जाएंगे। कल जो पुरस्कार दिए जाएंगे उनमें देश का सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और आजीवन ध्यानचंद पुरस्कार शामिल हैं। इस साल 5 खिलाड़ियों को खेल रत्न, 27 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार, 13 प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार और 15 खिलाड़ियों को आजीवन उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा 8 लोगों को तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार, 5 संस्थानों को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार और पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ को मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। खेल रत्न के इतिहास में यह पहला मौका है जब 5 खिलाड़ियों को खेल रत्न प्रदान किया जाएगा। इससे पहले 2016 के रियो ओलंपिक के बाद 4 खिलाड़ियों को खेल रत्न सम्मान दिया गया था। खिलाड़ियों के लिए थोड़ा सा ऑकवर्ड होगा और उनके जीवन में एक अवसर आता है राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में जाकर राष्ट्रपति से पुरस्कार लेना। इस बार वो नहीं होगा। हमारे जीवन में भी आता है, कई बार हम कमेंट्री करने के लिए वहां गए हैं। एक जो माहौल वहां बनता है दरबार हॉल में, और जिस तरह से वो आकर सैल्यूट करते हैं, कई बार आपने देखा होगा महेंद्र सिंह धोनी का भी रिकॉर्डिंग दिखाते हैं, विराट कोहली की भी। तो एक जो जोश बनता है, आपका परिवार वहां होता है और एक अलग ही एक माहौल बन जाता है, सम्मान फील करता है। खिलाड़ी को लगता है कि हाँ उसने इस देश के लिए कुछ किया है। तो इतने लोगों के बीच में और टेलीविजन पर लाइव होता है तो बहुत अलग बात होती है। लेकिन अब क्या किया जा सकता है, इस वर्चुअल में भी 16 साइज सेंटर हैं जहां से खिलाड़ियों को रखा गया, जिनको कॉल किया जाएगा, अलग अलग ड्रेसेस, पूरी उसकी रिहर्सल चल रही है। और उसमें भी 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको कोई कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो उनको शामिल नहीं किया जा रहा। तो ये महामारी की वजह से समथिंग इज बेटर देन नथिंग जो हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं समझता हूं कि 91-92 में ये शुरू हुए थे। विश्वनाथ आनंद पहले खेल रत्न थे और एकमात्र शतरंज के आज तक। और महिलाओं ने हर फील्ड में बाजी मारी। क्रिकेट, बिलियर्ड्स, स्नूकर, नौका विहार, शतरंज में लड़कियों को खेल रत्न नहीं मिला है। शतरंज में इतनी लड़कियां आई, अभी तक और किसी को इस काबिल, विश्वनाथ आनंद के बाद किसी का प्रदर्शन ऐसा नहीं रहा। एक बात मैं और सुनने वालों को बताना चाहूंगा कि पंकज अडवाणी एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको बिलियर्ड्स और स्नूकर 2 खेलों के लिए खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। तो बहुत बड़ा सम्मान है, वर्चुअली सही मिल तो रहा है। बाद में इसका भी जिक्र वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से करेंगे कि हमारे वक्त में कुछ ऐसा हो गया था। ईशांत शर्मा और रोहित शर्मा दोनों आईपीएल के लिए यूएई में हैं और वो इस पुरस्कार समारोह में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इंडियन सुपर लीग आईएसएल की टीम हैदराबाद एफसी ने आगामी सत्र के लिए ब्राजील के मिडफील्डर जुआओ विक्टर डी अलब्रुक ब्रूनो से करार किया है। हैदराबाद एफसी ने उनसे 1 साल का करार किया है। उधर इंग्लिश प्रीमियर लीग क्लब चेल्सी ने आज ब्राजील के अनुभवी डिफेंडर थियागो सिल्वा से 1 साल के करार की घोषणा की है। इससे पहले वे पेरिस सेंट जर्मेन की टीम में थे। कुलविंदर जी, फुटबॉल की दुनिया में एक बड़ी हलचल है कि लियोनेल मेसी अपने चाइल्डहुड क्लब जो है, जो 20 सालों से वो खेल रहे हैं स्पेनिश लीग के बार्सिलोना से, वो छोड़ना चाहते हैं। जी देखिए, कुछ अंदर की बातें होती हैं, कुछ एक लगातार एक जगह पर खेलते खेलते फिर आप जब क्लब आपसे ये उम्मीद करता है वैसा कई बार प्रदर्शन नहीं कर पाते जैसे इस बार हुआ, तो थोड़ा सा उनको लगता है कि अब एक चेंजेस किया जाना चाहिए। और आप जानते हैं परिवर्तन कुछ न कुछ नया लेकर आता है, तो वो छोड़ना चाहते हैं। तो ये तो एक्सचेंज होता रहता है क्लबों के बीच में। आपको याद है अभी पीएसजी जो कि अभी हारा है फाइनल में, 11 साल पहले आया है और कतर के फाइनेंस ने उसको किया था। उन्होंने सभी युवा खिलाड़ियों को लिया, उन्होंने महंगे खिलाड़ियों पर दाव नहीं लगाए। उन्होंने कहा हम यूथ को लेना चाहते हैं और उससे टीम बनाएंगे, और टीम फाइनल में पहुंची। तो ये अदला बदली चलती रहती है और मैं समझता हूं कि ये खेल का हिस्सा है। 6,138 करोड़ रुपए चुकाने होंगे किसी दूसरे क्लब को मेसी को अपनी टीम में शामिल करने के लिए। भैया मुझे तो आगे अगर इसके ऊपर जीरो लगाना चाहें तो गिनती नहीं रहेगी कितनी जीरो लगती है। जो आपने रकम बताई है, ये फुटबॉल में पैसा बहुत है, ये अच्छी बात है। चलते चलते कुलविंदर जी, आपका एक और टेक लेना चाहेंगे। चेन्नई सुपर किंग्स के एक खिलाड़ी सहित 10 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनका क्वारंटीन होटल में बढ़ गया है। आईपीएल पर क्या शंका के बादल? मैं तो दुआ करूंगा, सभी खेल प्रेमी दुआ कर रहे होंगे कि किसी भी तरीके से ये हो जाए ठीक ठाक आईपीएल। बहुत बचकर बायो बबल में रहना होगा सभी खिलाड़ियों को। कुलविंदर जी, अब समय नहीं है कि आपसे किसी और खबर पर चर्चा करें। स्टूडियो में आए तमाम खेल खबरों पर आपने विशेषज्ञ राय साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।